सच है। खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, ये पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना। आज की सियासत में यही हो रहा है। राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे के साथ एआई समिट में प्रदर्शन करती है। बीजेपी इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताती है और उधर राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों को बब्बर शेर कहते हैं। लेकिन इतने से भला काम चलेगा कैसे? इसलिए बीजेपी नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी पर ताबड़तोड़ हमले करती है और कहती है कि देश जान ले कॉम्प्रोमाइज का असली मतलब क्या होता है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने जो टी शर्ट लहराए उस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके बदले में बीजेपी क्या लेकर आई वो देखी। यहां लिखा है द कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली #कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस। यहां नीचे गांधी परिवार, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल की तस्वीरें छपी और तस्वीरों के ऊपर छपा है कॉम्प्रोमाइज्ड। अब यहां थोड़ा समझने की जरूरत है। दोनों पोस्टर एक साथ रख दें। पहले वाले पोस्टर से साफ है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब वर्तमान में ढूंढ रही है और यहां बीजेपी वाले पोस्टर से साफ है कि बीजेपी कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब इतिहास में ढूंढ रही है। पहले वाले पोस्टर में कांग्रेस सीधे सत्ता से ट्रेड डील पर सवाल उठा रही, जबकि दूसरे वाले पोस्टर से बीजेपी सीधे नेहरू से शुरुआत कर रही। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी और सबसे पहले कमान संभाली बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने। वर्तमान में लड़ाई राहुल से है तो फिर पहला हमला राहुल गांधी पर। जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से शाकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बीजेपी कहती है इमेज खराब, सरकार विदेश में डील करती है तो विपक्ष कहता है देश को बेचा जा रहा है। फर्क सिर्फ नैरेटिव बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। राहुल का हमला हाल के ट्रेड डील पर है, लेकिन बीजेपी सीधे चली गई वही पहले जैसे सीधे नेहरू पर। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में यह शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ। नितिन नबीन ने नेहरू का एक बयान कोट किया। यही बयान प्रधानमंत्री भी संसद में दे चुके। मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? सियासत में हर बात के मतलब निकाले जाते हैं, निकाला भी जाना चाहिए। किसी पिता के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं,
तो वो आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि मेरे पास 4 लायबिलिटी जिनकी ठीक से परवरिश करनी है। लेकिन सियासत में ये सब नहीं चलता। धनुष से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन नबीन के कमान संभालने के बाद एक ये 5 पोस्टर एक्स पर घूमने लगे। इस पोस्टर के बारे में आपको बता दिया। अब ये है दूसरा पोस्टर। इसकी पहली वजह यहां ये बताई गई। यूएनएससी सीट 1950 इंडिया डिक्लाइंड अ परमानेंट सीट टू अवॉइड अपसेटिंग चाइना। मतलब 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट भारत ने सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाता। ये बीजेपी का दावा है। हकीकत यह है कि जो आज का चीन है वो 1971 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था ही नहीं। 1945 से 1971 तक चियांग काई शेक का राष्ट्रवादी चीन, जो आज का ताइवान है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा। यानी नेहरू के मरने के 7 साल बाद तक चियांग काई शेक का राष्ट्रवादी चीन यानी ताइवान सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा। विवाद तब हुआ जब अमेरिका और रूस दोनों का प्रस्ताव था कि राष्ट्रवादी चीन की जगह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। लेकिन नेहरू ने इससे इनकार किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस वक्त के हालात। नेहरू नेता और प्रधानमंत्री ही नहीं, स्टेट्समैन थे। वो चीजों को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते थे। उनको लगता था कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते चीन को स्थायी सदस्य बनने का स्वाभाविक अधिकार है। अगर उसके अधिकार को छीनकर भारत लेता है तो बेवजह चीन से नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। इसलिए जब जब भारत को स्थायी सदस्य बनाने का न्योता आया, नेहरू ने इनकार कर दिया। नेहरू पर दूसरा आरोप देखिए, यहां क्या लिखा है। तिब्बत 1954 इंडिया फॉर्मली एक्सेप्टेड तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना लूजिंग अ स्ट्रेटेजिक बफर। मतलब भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन का अंग माना और रणनीतिक रूप से एक बफर जोन को खो दिया। इसे लेकर नेहरू पर सवाल उठे। इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू को ऐसा लगता था कि अगर तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना तो फिर चीन से टकराहट बढ़ेगी। साल 2003 में इसी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए और समझौते के तहत तिब्बत को चीन का औपचारिक रूप से हिस्सा माना, जिसके बाद बीजेपी गोल कर जाती है। नेहरू पर तीसरा आरोप देखिए, यहां क्या लिखा है। 1962 वॉर इंटेलिजेंस वार्निंग वेयर इग्नोर्ड लीडिंग टू डिफीट। यह सही है कि 1962 में गलतियां हुई, लेकिन नेहरू ने युद्ध हारने के बाद रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का इस्तीफा ले लिया था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल थापर को भी हटा दिया था। घंटों घंटों नेहरू पर संसद में आरोपों की बौछार लगी। नेहरू ने हर सवाल का जवाब दिया, जो स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक था। आज किसी भी मुद्दे पर संसद कितना चलती है, ये देश की जनता के सामने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करगिल युद्ध में खुफिया जानकारी को इग्नोर करने की खबरें आई और सवाल भी उठे। इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की जगह अगर वर्तमान और भविष्य की बात सियासत में हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसा होता कहां? सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। बोफोर्स घोटाले में हुआ क्या? सरकार बदल गई। ठीक वैसे ही जैसे 2G घोटाले के बाद 2014 में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी सशक्त प्रधानमंत्री बनकर उभरे, लेकिन ये घोटाले सिर्फ तारीख बनकर रह गए, किसी को सजा नहीं मिली। ऐसे ही आरोप इंदिरा गांधी पर लगाए गए। इंदिरा गांधी जी कोई पीछे नहीं रही कॉम्प्रोमाइज करने में देश के हितों को। हमने देखा एम्बेसडर मोनियान ने कैसे कंफर्म किया कि CIA कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी, और CIA के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चलाती थी। हमने मिट्रोकिन आर्काइव्स में देखा कैसे सूटकेस भर भर के KGB पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को। पीयूष गोयल रूस की खुफिया एजेंसी KGB के दस्तावेजों को संभालने वाले वैसली मित्रोखिन की फाइल का हवाला दे रहे हैं। बीजेपी KGB फाइल लेकर घूम रही है और कांग्रेस एप्स्टीन फाइल।
अभी कौन है सरकार में? गांधी परिवार है? नहीं है ना। तो जो है पहले वो जवाब दें। हमारे जवाब तो कई बार हम दे चुके हैं, इलेक्शन जीत के सब कुछ हो चुका, हमें सजा जो मिलनी थी सब कुछ हो चुका। अब आप बताइए, लेकिन इन बातों में नहीं। अगर हमारे से कोई लोग नाराज थे तो नाराजगी के कारण अलग थे, उसमें हमने जो हमारे और देश के जनता के बीच की बात है। अब तो आप 12 साल से सरकार में हो, उसका तो जवाब दो। एप्स्टीन से आपका क्या कनेक्शन है? क्यों डरे हुए हो? जब फाइल का खेल खेलेंगे तो यही होगा ना। सबकी किसी न किसी नाम से फाइल है, सियासत उसे ढूंढ लाती है। बीजेपी ने इंदिरा गांधी पर एक और आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कच्चा थीवू द्वीप इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया, लेकिन बीजेपी को बांग्लादेश याद नहीं आता। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। 1971 में इंदिरा गांधी अपनी रणनीति के जरिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी की इस कोशिश का ही नतीजा है कि हम गर्व के साथ आज भी पाकिस्तान से कहते हैं, याद कर लो 71, वरना टुकड़े होंगे 72। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली।